चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट मेथड है आपकी डिस्प्लेसमेंट की लास्ट मेथड है, दैट इज द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। इसको कंप्लीट करना है आज, ठीक है। अगला मेथड है आपकी दैट इज द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। हेडिंग डालिएगा आज। इसका प्रॉब्लम बोर्ड का बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा भाई, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, इससे पहले वाले में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? कहीं पे किसी को दिक्कत तो नहीं है? एमडीएम में कोई क्वेश्चन न बने हो, प्रॉब्लम तो नहीं है ना? भेज देना, अगर किसी को दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप में मेरे को भेज दिया करो, ग्रुप में डाल दोगे तब भी मैं सॉल्व करके भी दे दूंगा, ठीक है ना? अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है। क्यों? अरे पास आउट वाला दूसरा वाला ग्रुप तो है, उसमें डाल सकते हो ना, या मेरे को पर्सनली वहां से मैसेज करके उसमें डाल देना नंबर में, ठीक है। ग्रुप में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड देखिए, ये डेवलप किया था आपका, लिखा ही रखा ऑलरेडी मैंने, एस ए माने ने ना, एस ए माने ने ये मेथड डेवलप करी थी। बहुत ही इजी मेथड है। इससे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपसे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, अगर कहीं यूपीपीएससी के एग्जाम में अगर इस बार आप दे दोगे गेट के साथ ही, तो उसमें ही करवा सकता है वो, कि आपको बोल देगा, फ्रेम बना के दे देगा, बोलेगा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन इसके लिए लिखिए, इस फ्रेम के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से कि आपके इक्वेशंस बनवा देता है वो आपसे। तो बहुत ही इजी सी मेथड है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। देखिए मैं कहीं क्या कर रहा हूँ, कोई एक रैंडम बीम कट कर रहा हूँ कहीं पे, ठीक है। लेट अस कंसीडर, इसको डेवलप करते हैं पूरी की पूरी मेथड को, कैसे इसका डेरिवेशन है, क्या कैसे निकल के आता है। बहुत सिंपल मेथड है, ज़्यादा टफ नहीं है मेथड, ठीक है। जैसे ये कोई बीम है, ठीक है, इसको मैंने क्या कर रखा है, कहीं से बीच से उठा रखा है, मतलब ये आगे भी जा रही है, ये भी आगे जा रही है, ठीक है। सपोर्ट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे आपका, लेट अस कंसीडर आपका हिंज सपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका हिंज सपोर्ट है, ऑल्सो द हिंज सपोर्ट, ठीक है। कोई रैंडम लोडिंग मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। रैंडम लोडिंग यानी कोई भी लोड लगा दो आप यहाँ पे, ये आपने डिफ्लेक्शन ये लोड लगा दिया, कोई भी लोडिंग लग रही है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस रैंडम लोडिंग के लिए मैं यहाँ पे रैंडम डिफ्लेक्शन कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। रैंडम डिफ्लेक्शन कर्व मतलब जस्ट आपका मान लो कि इमेजिनरी जैसा कर्व है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। तो रैंडम रैंडम जब मैं कर्व ड्रॉ करूंगा तो ये आपका इलास्टिक कर्व इसका बन के आएगा यहाँ पे। दिस इज द इलास्टिक कर्व, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ए और बी पॉइंट पे, अगर मैं इसको कंसीडर करूँ ए पॉइंट और इसको कंसीडर करूँ बी पॉइंट, तो ए और बी पे आपके स्लोप आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, थीटा ए, और यहाँ पे आ रहे हैं इसके थीटा बी, ठीक है। तो सिंपल सी आप मैंने क्या कर रखी है, रैंडम बीम कंसीडर कर रखी है, ठीक है। ये काम करता हूँ, इसको मैं रोलर सपोर्ट कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। रुकिएगा, इसको मैं रोलर कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी रैंडम बीम है, इस रैंडम बीम में रैंडम डिफ्लेक्टेड कर्व अंडर रैंडम लोडिंग मैंने कंसीडर कर रखा है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ये सपोर्ट बी है ना, इस सपोर्ट बी में सेटलमेंट भी अकर कर रहा है, ये कंडीशन है, ठीक है। सेटलमेंट भी अकर कर सकता है, ये कर रहा है बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर ये सपोर्ट भी आपका सेटल होके अब इसकी पोजीशन आपकी यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। सपोर्ट बी की जो सेटलमेंट होके आपकी पोजीशन अब यहाँ पे पहुंच गई है, ये कंडीशंस हैं इसमें, ठीक है। इस बीम को एनालाइज करना है बाय स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड आपको, ठीक है। तो ऐसे माने ने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे इन्होंने हैंडल किया, कैसे इन्होंने यहाँ पे इसको डिराइव किया, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है आज, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है, इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। 4 स्टेप्स में उन्होंने किया। उन्होंने जो ये सपोर्ट बी है, सपोर्ट बी का सेटलमेंट भी कंसिडर कर रखा है, साथ में ये स्लोप ए बी, इनको कैसे एनालाइज किया जाएगा, ये सारी चीजें। देखो बेसिकली है क्या, जो ये स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, यहाँ से 2 चीजें निकलती है। इससे पहले आप जब निकाल रहे थे तो वहां से तो आप निकाल रहे थे ओनली मूवमेंट ना, एमडीएम में तो डेल्टा और थीटा नहीं निकाल लेते, लेकिन ये मेथड ही आपकी यूज होती है डेल्टा और थीटा निकालने के लिए, ठीक है। तो ये मेथड जो आपकी स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, ये आपका डेल्टा और थीटा यानी स्लोप और आपका डिफ्लेक्शन निकालने के लिए यूज होती है ये मेथड, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे ये बीम कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए इसका डेरिवेशन कैसे इन लोगों ने एनालाइज कर रखा है, इसको बहुत ही इजी वे में इन्होंने कर रखा है। 4 केसेस बनाए इन्होंने। पहले क्या करा, देखिए ए और बी यहाँ पे इंटरमीडिएट सपोर्ट है, तो ऑब्वियसली बात है ए और बी पे कहीं ना कहीं पे मूवमेंट आपका होगा ही होगा, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर ये मूवमेंट है ए और बी पे, ठीक है। तो ए और बी पे मूवमेंट है, तो पहला केस में इन्होंने क्या करा, ए और बी को फिक्स एज्यूम किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इन्होंने डेरिवेशन किया, यहाँ पे इसका डेरिवेशन देख लेते हैं पहले। ठीक है, इस रैंडम बीम को एनालाइज करने के लिए सबसे पहला केस 1 लिया ऐसे माने ने, और केस 1 में कंसीडर किया कि ए और बी आपके फिक्स सपोर्ट हैं, ठीक है।
तो जब ए और बी फिक्स सपोर्ट है तो बना लीजिए यहाँ पे ए और बी फिक्स सपोर्ट देखिएगा, ठीक है। ये आपका फिक्स सपोर्ट, ए को भी इन्होंने फिक्स सपोर्ट एज्यूम कर लिया, ठीक है नहीं एक्चुअल में, लेकिन फिक्स सपोर्ट एज्यूम कर लिया इन्होंने, ठीक है। ये भी फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। लोडिंग अगेन आपकी इस लोडिंग में, लोडिंग जो आपने ले रखी है यहाँ पे वो रैंडम लोडिंग ले रखी है, तो एग्जैक्ट कोई लोडिंग नहीं है, ठीक है। दिस इज ए एंड दिस इज बी। अगर मैं बात करूं, जब आपने इसको फिक्स एज्यूम किया तो ऑब्वियसली बात है फिक्स्ड एंड मोमेंट जनरेट होंगे, अब ए और बी पे आपके फिक्स्ड एंड मोमेंट जनरेट होंगे, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर यहाँ पे फिक्स्ड एंड मोमेंट आपका एम एफ ए बी आ गया, ये आ गया आपका एम एफ ए बी, ठीक है। और ये आ गया आपका मोमेंट एम एफ बी, एम एफ बी, ये आ गए फिक्स्ड एंड मोमेंट जब आपने इन हिंज्ड और रोलर जो भी है दोनों हिंज्ड एंड को आपने क्या करा, जब आपने इसको फिक्स एज्यूम किया। ये तो सेम करा जो आपने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में किया था, ठीक है। इसके बाद ऐसे माने ने क्या करा, पहले इन्होंने सपोर्ट ए रिलीज किया, उसके बाद सपोर्ट बी रिलीज किया, ठीक है। देन उसके बाद सपोर्ट बी को सेटल भी करवाया, ठीक है। सबसे पहले करिए आप सपोर्ट ए को रिलीज, इसके बाद, ठीक है। देन अगले स्टेप में इन्होंने करा सपोर्ट ए को रिलीज। केस 2 में इन्होंने क्या करा, सपोर्ट ए रिलीज कर दिया यहाँ पे अब, ठीक है। केस 2 रिलीज सपोर्ट ए, सपोर्ट ए रिलीज करने का मतलब समझ रहे हो, रिलीज सपोर्ट ए का मतलब है सपोर्ट ए को ये क्या कर रहा है, हिंज में कन्वर्ट कर दे रहा है यहीं पे, ठीक है। रिलीज सपोर्ट ए, जब सपोर्ट ए को रिलीज किया तो इसका मतलब सेकंड वाला तो अभी भी फिक्स बचा हुआ है, ठीक है। ये आपका फिक्स ही है, सेकंड वाला सपोर्ट अभी भी फिक्स है, ठीक है। और सपोर्ट ए बन गया आपका ये हिंज सपोर्ट, दिस इज हिंज सपोर्ट रिलीज करने के बाद, दिस इज हिंज सपोर्ट, ठीक है। अगर आप इसका डिफ्लेक्टेड कर्व ड्रॉ करेंगे तो डिफ्लेक्टेड कर्व आपका बन के आएगा कुछ ऐसा, यहाँ पे स्लोप जीरो नहीं होगा और सब्सिक्वेंटली यहाँ पे जाते हुए ये स्लोप आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ए एंड बी और ए पे जो आपका स्लोप यहाँ पे आने वाला है दैट स्लोप विल बी थीटा टाइम्स ऑफ ए, सिंपल सी बात है, थीटा टाइम्स ऑफ ए यहाँ पे आपका स्लोप हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसमें हुआ क्या, आपको इतना तो पता है कि यूनिट रोटेशन के लिए मोमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इतना पता है ना आपको, ठीक है। यूनिट रोटेशन के लिए अगर इस केस की मैं बात करूं तो इस केस में फार एंड आपका फिक्स है, तो फार एंड फिक्स के लिए यूनिट जो आपके मोमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 4EI अपॉन एल, यही होती है मोमेंट की रिक्वायरमेंट फॉर थीटा ए इक्वल टू 1, फॉर थीटा ए इक्वल टू 1 जब आपका रोटेशन यूनिट हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका थीटा ए रोटेशन के लिए मोमेंट की आप बात करोगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 4EI अपॉन एल इंटू थीटा ए, ठीक है। तो जो यहाँ पे मोमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है, जो यहाँ पे आपका मोमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी इस थीटा ए को जनरेट करवाने के लिए, दैट मोमेंट विल बी इक्वल टू, डायरेक्शन ये होगी, ऑब्वियसली बात है जिस साइड स्लोप उसी साइड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी 4EI अपॉन एल इंटू थीटा ए, दिस इज द मोमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू कॉज द थीटा ए, ठीक है, थीटा ए जनरेट करवाने के लिए डायरेक्शन हुई। अब देखिए फार एंड फिक्स है, इसका मतलब ये हिंज वाले एंड से बी वाले एंड पे कैरी ओवर भी जाएगा, ऑब्वियसली बात है कैरी ओवर की डायरेक्शन क्या रहेगी, क्लॉकवाइज ही रहेगी, आपकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगी। आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे स्लोप को जीरो कर दिया इसने यहाँ पे, और ये कितना चले जाएगा 2 अपॉन एल इंटू थीटा ए, 2EI अपॉन एल इंटू थीटा ए, ठीक है। ये केस था आपका केस 2। केस 1 में दोनों सपोर्ट फिक्स करें, फिर सपोर्ट ए को रिलीज किया, अब करेगा ये सपोर्ट बी को रिलीज, ठीक है। अब करेंगे यहाँ पे सपोर्ट बी को रिलीज। केस 3 देखिए, केस 3 में इन्होंने क्या करा, रिलीज सपोर्ट बी, रिलीज सपोर्ट बी, ठीक है, रिलीज सपोर्ट बी। जब आप केस 2 देखोगे यहाँ पे केस 3, तो केस 3 में सपोर्ट बी को रिलीज करने में अब ए वाला आपका सपोर्ट फिक्स है, ठीक है। बी वाले के लिए ए अभी फिक्स है, आपने रिलीज कर दिया होगा लेकिन बी के लिए अभी भी फिक्स है वो, ठीक है। तो जब इंटरमीडिएट सपोर्ट है तो बी वाले के लिए अभी भी वो फिक्स है, तो ये वाला ए वाला फिक्स हो गया अब, ठीक है, ए फिक्स हो गया और आपका बी वाले को आपने कर दिया रिलीज यहाँ पे, ठीक है। ये बी वाले को आपने हिंज कर दिया या रोलर, जो भी सपोर्ट था वो रोलर सपोर्ट ही मान लो, ठीक है, क्योंकि इसमें सेटलमेंट भी आ रखा है, इसको आपने कर दिया रिलीज, ठीक है। इसका डिफ्लेक्टेड कर्व अगर आप बनाओगे तो अब डिफ्लेक्टेड कर्व इसका कुछ ऐसा बन के आएगा आपका, ये इसका डिफ्लेक्टेड कर्व बन के आएगा, ठीक है। स्लोप की अगर मैं बात करूं तो ए एंड बी, दिस इज थीटा बी, दिस इज थीटा बी, ठीक है, दिस इज थीटा बी।
सो अगर यहाँ पे मोमेंट आप अप्लाई करोगे तो मोमेंट जो आपका लगा, अगेन आपका मोमेंट इसी डायरेक्शन में लगा स्लोप को जनरेट करने के लिए, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4EI अपॉन एल इंटू थीटा बी, सिंपल 4EI अपॉन एल इंटू थीटा बी इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ट्रांसफर हुआ सेम डायरेक्शन में, दैट कैरी ओवर विल बी 2EI अपॉन एल इंटू थीटा टाइम्स ऑफ बी, ठीक है। यानी केस थर्ड में जब आपने सपोर्ट बी को रिलीज किया तो अब आपका जो बीम, जो आपकी ओरिजिनल बीम थी उसी बीम में कन्वर्ट हो गई, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये हिंज था, ये रोलर था, दोनों को फिक्स माना आपने, पहले ए को रिलीज किया हिंज कर दिया, बी को रिलीज किया रोलर बन गया, यानी जो बीम आपकी ओरिजिनल थी वो बीम आपकी ओरिजिनल मिल गई, साथ में आपको स्टिफनेस के बेस पे मोमेंट भी मिल गया। जितना मोमेंट आपको रिक्वायर्ड हुआ उनको रिलीज करके आपको क्या करने में, ओरिजिनल अपनी पोजीशन में लाने में उतने मोमेंट की आपकी मतलब जो मोमेंट आपको रिक्वायरमेंट थी निकालने की, वो मोमेंट की रिक्वायरमेंट भी आपकी निकल गई। यहाँ पे सारे मोमेंट आपको पता चल गए हर एक एंड पे, ठीक है। अगला आपको क्या करना है, जो सेटलमेंट है वो अलग है सब, ठीक है। अगला आपको देखना है सेटलमेंट आपका कैसे होगा, ठीक है। इंटरमीडिएट सपोर्ट है ये अगेन, ठीक है, केस 4, ठीक है। केस 4 में इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या करा, अब सपोर्ट बी को सेटल कर दिया। इंटरमीडिएट है तो ऑब्वियसली बात है मोमेंट होगा तो मैं कंसीडर कर सकता हूँ फिक्स ना, दोनों को कर सकता हूँ ना, दोनों को फिक्स में। इंटरमीडिएट सपोर्ट्स है ना, इंटरमीडिएट सपोर्ट्स में हिंज और रोलर है तो मूवमेंट है उनमें, तो मैंने इसको कंसीडर कर दिया फिक्स सपोर्ट, ठीक है। तो आप बोलोगे कि हिंज को सर आपने फिक्स क्यों कर दिया, तो ए ये हो गया बी, आपको क्या करना है बी सपोर्ट को सेटल डाउन करना है बॉटम, ठीक है। अगर आप बी सपोर्ट को सेटल करोगे तो ये केस आपने पढ़ी रखा है, यहाँ पे स्लोप 0, ठीक है, स्लोप एट बी इज 0, दिस इज डेल्टा, दिस इज डेल्टा, ठीक है। तो जो मोमेंट यहाँ पे लगा आपका, मोमेंट आपने पढ़ी रखा है, कितना मोमेंट लगेगा यहाँ पे आपका 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, डायरेक्शन पता ही है ना, थीटा के अपोजिट, थीटा यहाँ से इस डायरेक्शन में है, दिस इज थीटा, ठीक है। तो आपका मोमेंट लगेगा इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, और यहाँ पे जो मोमेंट आपका आएगा दैट इज अगेन 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, ये आपका आ गया मोमेंट फॉर द सेटलमेंट, ठीक है। देन उसके बाद ऐसे माने ने क्या बोला, देखिए हमने क्या करा, 4 डिफ्लेक्टेड डिफरेंट शेप बनाए, ठीक है, जिससे कि आपका अगर इन चारों डिफ्लेक्टेड, मैं फिगर्स को नहीं बोल रहा हूं, अगर आप इन 4 के 4 डिफ्लेक्टेड शेप को जोड़ोगे तो जो आपका डिफ्लेक्टेड शेप बन के आएगा वो ये वाला डिफ्लेक्टेड शेप होगा जो आपका यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जब आप 4 डिफ्लेक्टेड शेप को जोड़ के जब आप ओरिजिनल डिफ्लेक्टेड शेप में पहुंच सकते हो तो ऑब्वियसली बात है 4 मोमेंट को जोड़ के आप एंड में फाइनल मोमेंट भी तो निकाल सकते हो ना। अगर ए और बी एंड की मैं बात करूं तो चारों मोमेंट को जोड़ के और बी एंड पे भी चारों मोमेंट को जोड़ के आप फाइनल एंड मोमेंट निकाल सकते हो, ठीक है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से चारों डिफ्लेक्टेड शेप जोड़ के आपका ये डिफ्लेक्टेड शेप बना, वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आपके चारों मोमेंट जोड़ के आपका मोमेंट एट ए और मोमेंट एट बी आपका निकल के आ गया। सिंपल यही तो काम था आपका, निकालना यही था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें लिखता हूं मैं आगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, according to principle of superposition, all these 4 deflected shape, 4 deflected shape combined and all these 4 deflected shape combined and make the final deflected shape, final deflected shape, deflected shape. So similarly we combined moment at A and B and B to get final end moments, ठीक है, to get final
एंड मोमेंट्स। ठीक है, समझ में आया चीज? फाइनल एंड मोमेंट्स अगर आपको निकालने हैं तो जो आपके एंड मोमेंट्स आपके निकले हैं इंडिविजुअल, वो मोमेंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा। और इतना भी आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसके लिए यूज होती है, आपकी लीनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर्स के लिए। इसका मतलब क्या है, ये स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एसडीएम भी आपका लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर्स के लिए ही यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, सिंस सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम used for linear elastic structures, linear elastic structures, elastic structures. So SDM also used for same, used for same. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से जब आप फाइनल एंड मोमेंट्स लिखोगे, ठीक है, तो फाइनल एंड मोमेंट अगर मैं यहाँ पे निकालूं एम ए बी अगर निकालूं तो क्या होगा, पहले आपका साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखने, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, मैं लिखवा दूंगा थोड़ी देर में साइन कन्वेंशन आपको। ठीक है, तो पहला देखिए एम एफ ए बी, इसका साइन कन्वेंशन अभी माइनस मत करना, वो जो भी आएगा देख लेना बाद में, ठीक है, होता माइनस ही है वैसे। ठीक है, एम एफ ए बी उसका अलग से साइन कन्वेंशन मैंने लिखवा रखा है, प्लस 4EI/L थीटा ए, अगर मैं एम ए बी लिखूं तो, ठीक है, एम एफ ए बी प्लस ये माइनस इसका साइन कन्वेंशन अभी छोड़ देना, हाँ जो भी है प्लस ही रखो, उसको अलग करना, माइनस WL²/8 जो भी करना आपको बाद में कर लेना। ठीक है, तो एम एफ ए बी माइनस नहीं प्लस करो इसको, क्लॉकवाइज प्लस ना, प्लस 4EI/L थीटा ए माइनस 2EI/L थीटा बी, और ये क्या है माइनस 6EI डेल्टा/L²। ठीक है, एक साइड का निकल गया। सिमिलरली दूसरी साइड निकालोगे तो एम एफ बी ए प्लस 2EI/L थीटा ए माइनस 4EI/L थीटा बी, और आपका ठीक है 4EI/L थीटा ए एंड थीटा बी को जब रिलीज किया तो डिफ्लेक्टेड शेप गलत में आ रहा है, मैंने रुकना एक सेकेंड ना, सपोर्ट ए जब आपने रिलीज किया तो डिफ्लेक्टेड शेप आपका ये बन के आया। ठीक है, सपोर्ट बी जब आपने रिलीज किया, सपोर्ट बी को रिलीज करने में, सपोर्ट बी को रिलीज करने में आपका डिफ्लेक्टेड शेप बॉटम की ओर चले गया। ठीक है, लेकिन बी को रिलीज करने में गलत कर दिया ना मैंने, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा दिया यहाँ पे ये वाले केस में, और तो सही है। थर्ड वाले केस में देखो रिलीज करते टाइम पे यहाँ पे मूवमेंट हमें क्लॉकवाइज लेना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे रिलीज करते टाइम पे क्लॉकवाइज ले लिया था ना ये चीजें, जब हमने यहाँ पे रिलीज किया तो क्लॉकवाइज से रिलीज किया, अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज से करोगे तो गलत नहीं जाएगा क्वेश्चन आपका। जो मूवमेंट जो रिलीज करोगे मूवमेंट सेम डायरेक्शन में लगना चाहिए ना आपके, अगर आपने ए पे क्लॉकवाइज से रिलीज किया है तो बी पे भी आप क्लॉकवाइज से ही करो, अगर ए पे एंटी क्लॉकवाइज करते तब बी पे भी एंटी क्लॉकवाइज करते, तो मैंने क्या करा, ए पे क्लॉकवाइज से रिलीज कर दिया, ये बी पे एंटी क्लॉकवाइज से रिलीज कर दिया, तो अब आंसर क्या हो जाएगा, गड़बड़ आ जाएगा ना, यहाँ पे प्लस हो गया, ये माइनस, ये यहाँ पे प्लस, ये माइनस अलग हो गया ये पूरा, तो ये तो सिचुएशन ही चेंज होगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो रिलीज हमें उसी से करना है जो मूवमेंट आपने लगा रखा है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ये गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे एक सेकंड रुकना, थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने, तभी मैं सोचूं कि आंसर ऐसा गलत कैसे आ गया, इसको भी हटा दो एक बार। ठीक है, एक सेकंड करता हूँ मैं, पूरा बी में हटा देता हूँ, बाकी सही है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा इसको अभी क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखना, ये बीम आपकी है, यहाँ पे अप्लाई कर रखा है आपने फिक्स, दिस इज फिक्स एंड, और ये आपका है हिंज। ठीक है, दिस इज द रोलर सपोर्ट जो भी है आपका यहाँ पे। ठीक है, जब इस सपोर्ट को आप रिलीज करोगे ना, तो सपोर्ट रिलीज करते टाइम पे यहाँ पे जाना चाहिए आपका मूवमेंट क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज क्यों, क्योंकि आपने पहले भी क्लॉकवाइज से रिलीज कर रखा है। ठीक है, इस क्लॉकवाइज की वैल्यू कितनी होगी, 4EI/L इंटू थीटा बी। ठीक है, और इसका कैरी ओवर जाएगा अब यहाँ पे, कैरी ओवर जब इसका यहाँ पे जाएगा तो ये भी आपका क्लॉकवाइज जाएगा, और इसका हो जाएगा वैल्यू आपकी 2EI/L इंटू थीटा बी, ये जगह इसका जाएगा। ठीक है, जब डिफ्लेक्टेड शेप इसका ड्रॉ करोगे तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसा बन के आएगा, दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्लोप की, तो स्लोप आपका सेम डायरेक्शन में रहेगा जहां पे आपका थीटा बी है, थीटा बी की डायरेक्शन और मूवमेंट की डायरेक्शन आपकी सेम रहने वाली है। ठीक है, तो सिंपल सा है, देखिए हमने करा कुछ नहीं, ये बीम एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं फाइनल इक्वेशन यहाँ पे कर देता हूँ, जो फाइनल इक्वेशन मैंने लिखी। ठीक है, मैंने क्या करा यहाँ पे, एक ऐसे माने ने मैंने नहीं किया ये, ठीक है,
ऐसे माने ने क्या करा, एक बीम पकड़ी, रैंडम बीम कहीं भी कट कर ली पूरी, ठीक है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स में कट कर ली। उसके बाद इन्होंने क्या करा, इंटरमीडिएट जो सपोर्ट्स हैं उन सपोर्ट्स को कंसीडर किया और उनके बेस पे, और यहाँ पे जो आपका कुछ लोडिंग लगी हुई थी, ठीक है, जो हमें पता नहीं है, जो भी आपका रैंडम लोडिंग्स हैं वो लगी हुई थी, इनके बेस पे इन्होंने क्या करा, एक डिफ्लेक्टेड कर्व ड्रॉ किया। एक डिफ्लेक्टेड कर्व इन्होंने ड्रॉ किया, यहाँ पे थीटा ए और थीटा बी इन्होंने क्या कर दिया, मेंशन कर लिए, ठीक है। और इन्होंने एज्यूम किया कि बी सपोर्ट हमारा सेटल कर रहा है बाई डेल्टा अमाउंट, कितना, बाई डेल्टा अमाउंट, और ये चले गया बी डैश पे अब, ठीक है, सपोर्ट आपका सेटल करके। देन उसके बाद केस 1 में इन्होंने क्या एज्यूम किया, कि एज्यूम किया ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है, तो इनको हम लोग क्या मान रहे हैं, फिक्स मान के चल रहे हैं। वैसे भी कहीं के भी होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलीज हमें करना ही होने, ठीक है। तो ए और बी को इन्होंने क्या करा, इन्होंने फिक्स मान के चले पहले, तो ए और बी को फिक्स कर दिया, इसके बेस पे इनके क्या निकल गए, फिक्स्ड एंड मोमेंट इनके निकल के आ गए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या करा, ए को रिलीज किया सबसे पहले। जब ए को रिलीज किया तो एक में इन्होंने क्या करा, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाया, ठीक है, टू प्रोड्यूस द थीटा ए, और इस मूवमेंट की वैल्यू है 4ei अपॉन एल इंटू थीटा ए, because for the unit rotation it is 4ai upon l, so for the theta a rotation it is 4ai upon l into theta a। इसका कैरी ओवर गया यहाँ पे 2ai upon l into theta a। इसके बाद उन्होंने क्या करा, सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर थर्ड में इन्होंने करा, अब सपोर्ट बी है आपका, इस सपोर्ट बी को रिलीज कर दिया, ठीक है, इससे पहले ए को किया था और अब बी को रिलीज कर दिया। तो ध्यान रखना है कि बी को रिलीज करते टाइम पे जो मोमेंट आप कंसीडर करोगे, मोमेंट आपको वही लेना है जो आपने ए पे ले रखा है। तो ए पे आपने क्लॉकवाइज लिया था, तो यहाँ पे भी आपने 4ai अपॉन एल इंटू थीटा बी क्लॉकवाइज ले लिया, तो इसका आपका जो यहाँ पे कैरी ओवर जाएगा दैट इज 2ei अपॉन एल इंटू थीटा बी, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट बी रिलीज होते ही अब आपका जो स्ट्रक्चर है, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसकी तरह बन गया है, ठीक है। दोनों आपने फिक्स सपोर्ट को रिलीज कर दिया है, स्ट्रक्चर में आपका एक इंच और एक रोलर ही बच गया है जो स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसके बाद फोर्थ केस में, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेटलमेंट को कंसीडर कर रखा है, तो हमने क्या कर दिया, ए और बी को क्या करके फिक्स करके एक सेटलमेंट कंसीडर कर लिया डेल्टा अमाउंट से बी सपोर्ट का, ठीक है। बी सपोर्ट सेटल कर गया डेल्टा अमाउंट से, और इनके बेस पे मोमेंट्स की वैल्यूज आपको पहले ही पता है, इसमें तो निकालने की जरूरत नहीं है, 6ei डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर और 6ei डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, दोनों साइड में यही वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला, क्योंकि सुपरपोजिशन के थ्योरम के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर रखा था, ये सारे के सारे जो आपके डिफ्लेक्टेड शेप है, इन डिफ्लेक्टेड शेप को इन्होंने जोड़ के, सारे के सारे डिफ्लेक्टेड शेप को जोड़ के जो हमारा फाइनल डिफ्लेक्टेड शेप है, इन्होंने ये कंसीडर किया था, ये वाला, ठीक है। तो इन्होंने बोला जब सुपरपोजिशन से ये हो सकता है, तो ऑब्वियसली बात है मोमेंट भी ऐड कर दो, तो मोमेंट भी आपका फाइनल एंड मोमेंट दे देंगे, और हमारा काम क्या है यहाँ पे, फाइनल एंड मोमेंट ही निकालना तो है। अगर फाइनल एंड मोमेंट निकल गए आपके, तो डेल्टा और थीटा भी आप निकाल सकते हो उनके बेस पे, ठीक है। क्योंकि हमने एमडीएम में आपने क्या कर रहे थे, एम फाइनल एंड मोमेंट तो निकाल रहे थे ना, जब बीम एनालाइज कर रहे थे, तो एम ए बी एम बी ए वही चीजें कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे भी सेम काम है, लेकिन तरीका डिफरेंट है, ठीक है, तरीका डिफरेंट है। तो हमारे एंड सारे मोमेंट जोड़ दो, एंड सारे मोमेंट जोड़ दो, और आपके फाइनल एंड मोमेंट। अब देखिए मैं एम ए बी निकालू, अगर यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एम ए बी, तो एम ए बी कितना निकल के आता है देखते हैं जरा, ठीक है। सबसे पहला देखिएगा एम ए बी, ठीक है, मूवमेंट एट ए बी। जब एम ए बी लिखोगे तो पहला लिखना एम एफ ए बी होगा, एम एफ ए बी, डायरेक्शन जो भी होगी आपको यहीं पे लिखनी है उसकी डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद प्लस 4ei अपॉन एल, 4ei अपॉन एल इंटू थीटा ए, ठीक है, प्लस 2ei अपॉन एल इंटू थीटा बी। लेफ्ट साइड से आपको याद होंगी चीजें ना, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट क्या है, माइनस 6ei अपॉन एल, 6ei डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हमने इसको माइनस ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करिए यहाँ पे एम एफ ए बी लिख लीजिए, ठीक है। एम एफ ए बी कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 2ei अपॉन एल ना, 2ei अपॉन एल आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये बच क्या गया आपका थीटा ए सॉरी 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा एल, ये है ना बचा हुआ, ये बच गया आपका, ये बन गई आपकी फाइनल इक्वेशन, आपकी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली एमबीए लिखिए, ठीक है। एमबीए जब आप लिखेंगे यहाँ पे, तो पहला क्या है, एम एफ बी ए प्लस 2ei अपॉन एल थीटा ए
प्लस 4 EI/L थीटा बी माइनस 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। आप डायग्राम से इनको मैच कर सकते हो, यही वैल्यूज हैं, ठीक है। एम बी ए इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे एन एफ बी ए प्लस 2 EI/L इंटू 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा/L। ये आपकी क्वेश्चन बन के आ गई एम बी ए की, ठीक है। अगर आपको याद करना है ना, इसको थोड़ा सा तरीका बताऊं याद करने का इस इक्वेशन को, तो बहुत इजी सा तरीका है। देखिए, अगर एम ए बी निकालोगे, इसमें जाओ, इस वाले में याद कर सकते हो इजीली, ठीक है। यूज करो, अगर सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट नहीं दिया हुआ है तो उसको जीरो कंसीडर करना, ठीक है, डेल्टा जीरो कंसीडर करना। तो बेसिक इक्वेशन जो बन के आती है ये इधर वाली एम एफ बी ए 4 EI/L थीटा ए प्लस 2 EI/L थीटा बी वाली बेसिक इक्वेशन है आपकी ये, ठीक है। तो देखिए, अगर आप एम ए बी करोगे ना, तो एम एफ ए बी तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। तो जो पहला वाला आएगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एम ए बी जब करोगे तो ए वाला टर्म पहला आ रहा, तो यानी 4 EI/L थीटा ए प्लस 2 EI/L थीटा बी। एम बी ए जाओगे तो बी वाले में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, इसमें हो जाएगा आपका एम एफ बी ए प्लस 4 EI/L थीटा बी प्लस 2 EI/L थीटा ए, ठीक है। और ये इक्वेशन तो आपको बताइए 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है सिंकिंग ऑफ सपोर्ट में आपने पढ़ ही रखे हैं, ठीक है। ये समझ में आया कैसे निकली ये चीजें? बीच में कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? ये थोड़ा सा यहाँ पे हो गया था, आ गया ना समझ में पूरा? ठीक है, करिए फिर इसको एक बार। तो ये आपकी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है जो कि ऐसे माने ने निकाल के दी थी, ठीक है। बहुत ही इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस बैलेंसिंग रिलीजिंग का खेल है। कल आपका कंप्लीट हो गया ना बीएम, तो हो गया होगा। Okay. This is case 1.
छूट गया। तो ये दो इक्वेशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं है। ठीक है, लिख लिया सबने? तो आपने नोट में ये तो लिख दिया कि सारा ये तो लिख दिया होगा पूरा कि सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल है, ठीक है। इसके बाद का नोट और डालना है आपको एक दो, ये कर लीजिए पहले, कुछ लोगों ने लिखना है तो लिखो देखो। इसके बाद नोट डालिए एक दो पॉइंट। जो ये जो आपकी स्लोप डिप्लेशन मेथड है ना, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं स्टिफनेस मेथड भी बोलते हैं। अब स्टिफनेस मेथड का बोलने का रीजन समझ रहे हो? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और इसको स्टिफनेस मेथड क्यों बोलते हैं समझ रहे हो ना, क्योंकि स्टिफनेस फैक्टर का यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। वही चीज हमने एमडीएम में भी किया था, इसीलिए एमडीएम और एसडीएम जो मेथड्स हैं इनको हम लोग स्टिफनेस मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में नोट में लिखना जरा। इसमें लिखना माने यूज्ड, माने एस ए माने, ठीक है, माने यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ स्टिफनेस फैक्टर, द कंसेप्ट ऑफ स्टिफनेस फैक्टर, concept of stiffness factor
and carry over moment concept of stiffness factor and carry over moment to develop slope deflection equation that's why slope deflection method is also called stiffness method of analysis, पूछता है एग्जाम में कौन कौन सी मेथड स्टिफनेस मेथड्स हैं, तो ध्यान रखना ये मेथड आपकी स्टिफनेस मेथड है। अभी मैं लिखवाऊंगा आपको बहुत सी मेथड्स कुछ टाइम बाद में। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पे लिखना है नोट में, कभी भी जो आपकी ये स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन जो आपने लिखी हुई है ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ वहां पे जहां पे सपोर्ट्स हैं। अगर सपोर्ट नहीं है इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी वैलिड ही नहीं है। ठीक है, तो जहां पे आपके सपोर्ट नहीं है वहां पे ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो फ्री एंड है या जो ओवरहैंग पोर्शन है वहां पे आपका ये आपकी जो इक्वेशन है ये वैलिड नहीं है। ठीक है, लिखिए इसमें दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। इफ फार एंड इज फ्री if far end is free that is for a overhang portion of a beam, overhang portion of a beam, we can't write slope deflection equation because there is no support at the free end, ठीक है, एक पॉइंट और लिखिएगा, एक्सियल फोर्स एंड एक्सियल डिफॉर्मेशन आर नेग्लेक्टेड, दैट मींस कि आपके जो मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इनएक्सटेंसिबल होंगे। ठीक है, मेंबर सारे क्या कंसीडर करोगे आप, इनएक्सटेंसिबल। तो लिखिएगा इसमें द इफेक्ट ऑफ एक्सियल फोर्स and axial deformations are neglected in slope deflection method, उसके बाद साइन कन्वेंशन लिखिएगा, वही साइन कन्वेंशन जो हमने पहले लिखे थे। क्लॉकवाइज एंड मोमेंट्स, साइन कन्वेंशन में लिखिएगा क्लॉकवाइज एंड मोमेंट्स and clockwise rotations are clockwise and moments and clockwise rotations are taken as positive anti-clockwise and moments and anti-clockwise rotations are taken as negative। ठीक है, और बीएमडी का साइन कन्वेंशन तो पता ही है आपको। ठीक है, वो चीज पता ही है, सेम ही है वैसे। लेफ्ट साइड से जाओगे तो सैगिंग आपका पॉजिटिव, लेफ्ट और राइट में जो भी है सैगिंग पॉजिटिव और हॉगिंग नेगेटिव, वो तो चीज तो आपको पता ही है उस चीज में। ठीक है, तो उसका साइन कन्वेंशन में लिखा नहीं रहा हूँ, ये तो हो गया। ठीक है, अब जरा यहाँ पे नोट में कौन सा पॉइंट हो गया आपका, नोट का पॉइंट नंबर 4 ना,
5th पॉइंट डालना नोट में। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसमें अननोन्स क्या है, अननोन्स आपके हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन, डेल्टा एंड थीटा आपके अननोन है, यानी इन्हीं को तो आप क्या बोलते हो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ना आपने काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी में, यही तो अननोन्स आपके डेल्टा एंड थीटा थे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डी के अगर आपकी कम है तो इसका मतलब आप स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन आप क्यूकी लगा के मतलब आसानी से सॉल्व कर सकते हो, डेल्टा और थीटा को निकाल सकते हो आप इजिली। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे अननोन्स आपके डेल्टा एंड थीटा हैं यानी इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट है, तो काइनेमेटिक डिटर्मिनेसी अगर बीम की या फ्रेम की कम है तो आपकी जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है आपकी वो काफी इफेक्टिव हो जाती है फॉर कैलकुलेटिंग डेल्टा एंड थीटा। ठीक है, लिखिएगा इसको पॉइंट को भी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, इन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, इन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड the unknowns are, in slope deflection method the unknowns are, the unknowns are slope and deflection, slope and deflection, that is independent displacement, that is independent displacement, independent displacement. So if kinematic indeterminacy, so if kinematic indeterminacy dk is less, dk is less, then slope deflection method, then slope deflection method is used to find, is used to find unknowns quickly, used to find unknowns quickly, जल्दी से आप निकाल सकते हो अगर आपके डीके की वैल्यूज कम है। ठीक है, एक पॉइंट लिखिए फिर समझाता हूं मैं आपको, अगला ही पॉइंट है इसमें। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार्क करना है इसको, लिखना है इसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस रिक्वायर्ड, कभी ऑब्जेक्टिव में ही पूछ दे क्या पता, नंबर ऑफ इक्वेशंस रिक्वायर्ड in slope deflection equation, number of equations required in slope deflection method, slope deflection method to find unknown, to find unknown is equal to dk कर दो, is equal to dk, यानी जितना काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द बीम होगी या फ्रेम होगा उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब ये इक्वेशंस कौन सी होती हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, उसके उसके बेस पे मैं आपको समझाता हूँ कि ये इक्वेशंस कौन कौन सी हैं। ठीक है, किन इक्वेशंस की ये बात चल रही है, जरा क्वेश्चन लिखिएगा इसमें नीचे इसके, फॉर अ फॉर अ फॉर अ 4 span continuous beam, for a 4 span continuous beam with both end fixed, with both end fixed, number of simultaneous equations, number of simultaneous equations required to find the, required to find the, required to find the end moments, end moments using, end moments using slope deflection method are, end moments using slope deflection methods are,
ठीक है, ये कोई एक कॉन्टिन्यूस बीम है, यहाँ पे कितने इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको इसको निकालने के लिए। आपने ऑब्वियस सी बात है पढ़ रखा है कि जितने डी के निकल के आएंगे उतने इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो ना, कि जितने डिस्प्लेसमेंट यानी जैसे दो डी के आई कहीं पे, तो इसका मतलब क्या है, या तो एक डेल्टा और एक थीटा हम मान लेते हैं कि ये अननोन है। दो डेल्टा भी हो सकते हैं, दो थीटा भी हो सकते हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि एक डेल्टा और एक थीटा है। यानी एक डेल्टा और एक थीटा को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है, यानी हर एक अननोन के लिए आपकी एक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ठीक है, ये चीज आपको समझना है यहाँ पे पहली बात तो। अब देखिए इस वाले बीम में अगर आपसे पूछे कितने इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कौन कौन सी वो इक्वेशंस होंगी, ये चीजें समझनी मेन तो हमें। ठीक है, कौन कौन सी वो इक्वेशंस होंगी, तो यहाँ पे देखिए ए, दिस इज बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए अब इसने बोल दिया कि हमें हमारे मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, एक्सियली रिजिड है, तो जो आप डी के निकालोगे वो इनएक्सटेंसिबल का केस रहने वाला है। ठीक है, एक्सियली रिजिड मान के निकालना। तो यहाँ पे देखिए डी के 0 हो जाएगा इस केस में, यहाँ पे डी के 0 हो जाएगा। इनएक्सटेंसिबल के केस में डी के कितना होगा, यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल के केस में डी के वैन इनएक्सटेंसिबल ओनली 1 ना, डेल्टा एक्स तो आप हटा के चलोगे ना, सिर्फ थीटा ही तो यहाँ पे रहेगा उसके बाद। ठीक है, एक्स डायरेक्शन के मूवमेंट को हटाना पड़ेगा आपको, तो डी के यहाँ पे लिखोगे आप 1, डी के 1, डी के 1। ठीक है, तो जब आप लिखोगे यहाँ पे डी के व्हेन व्हेन मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल दैट इज 3। तीन कौन कौन से हैं आपके, एक तो थीटा बी, थीटा सी और थीटा डी, यानी ये तीन अननोन्स हैं जो कि आपको निकालने हैं। ठीक है, अब इन तीन अननोन्स को निकालने के लिए क्या क्या किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको, तीन साइमल्टेनियस इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पे इन तीन अननोन्स को निकालने के लिए। ठीक है, वी हैव थ्री अननोन्स हियर, so three simultaneous equations are required। सिंपल सी बात है, थ्री साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड। अब ये क्या इक्वेशंस वो वाली हैं, दो इक्वेशंस हो सकती है ना, एक तो इक्वेशंस आपकी वाली भी तो हो सकती है जो MAB MBA लिखा आपने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो वाला चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टर्म आता है जॉइंट इक्विलिब्रियम का टर्म आता है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म क्या आता है, जॉइंट इक्विलिब्रियम का, ये उसकी बात चल रही है। जॉइंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अगर मैं जॉइंट बी पकड़ूं और मैं बोलूं MBA प्लस MBC इक्वल टू 0 बोलूं, किसी को प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। कल तो किया ना हमने, मैंने बताया था आपको, जब आपने एक्सियल मेंबर में जब आपका फोर्स 0 आया तब क्या हुआ था, वो मेंबर में आपका मोमेंट लेफ्ट और राइट साइड का आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तब मैंने बताया था कि किसी भी जॉइंट में मोमेंट एक ही पॉसिबल है, दो मोमेंट किसी जॉइंट में पॉसिबल नहीं है। यानी अगर ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम है तो एक मोमेंट यहाँ पे लग रहा, एक मोमेंट यहाँ पे लग रहा, तो इसका मतलब इन दोनों का नेट समेशन उस जॉइंट पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये हमने कल प्रूव करके देखा भी उस क्वेश्चन में। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो मैं क्या एक जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल सकता हूँ यहाँ पे, एट जॉइंट बी MBA प्लस MBC इक्वल टू 0, और यहाँ पे कितने ही मेंबर जुड़े हों क्या फर्क पड़ता है, MBA MBC MCD इक्वल टू 0, MBA MBC मतलब जैसे मेंबर और जुड़े हुए हैं, तो जैसे यहाँ भी ऊपर नीचे भी जुड़े हुए हैं, तो चार भी मेंबर जुड़े होंगे तो MBA MBC प्लस दो मेंबर्स इक्वल टू 0। ठीक है, सभी का समेशन 0 होगा। तो वो तीन इक्वेशंस यहाँ पे कौन कौन सी होने वाली है, वो इक्वेशंस होंगी आपकी, देखिए जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखना है यहाँ पे, जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, ये जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की मैं बात करूं एट जॉइंट बी। ठीक है, पहला आप करिए यहाँ पे जॉइंट बी पे, तो ये जाएगा आपका MBA प्लस MBC इक्वल टू 0। MBA प्लस MBC इक्वल टू 0। दूसरा हो जाएगा आपका सी जॉइंट पे MCD प्लस MCB ना, MCB इक्वल टू 0, दूसरी जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तीसरा यहाँ पे MDC प्लस MDE दैट इज इक्वल टू 0, और MAB और MBA या MBC वैल्यूज आपने ऑलरेडी लिख ली है पीछे, इक्वेशन निकालनी आपको आ गई है। ठीक है, कैसे रखना है आपको ये चीजें, ये कैसे आपको इक्वेशन रखनी है, ये इक्वेशन लिखनी तो आपको आ गई है, आप इजीली लिख सकते हो इक्वेशंस को।
ठीक है, ये 3 जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का अगर आप यूज करोगे तो इन 3 से आपके ये तीनों अननोन्स आपके निकल के आ जाएंगे, जो कि ये 3 अननोन्स हैं ये आपके निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अब देखना हम यहाँ पे बेसिकली कन्वेंशनल क्वेश्चन को इतना डील नहीं करने वाले हैं, लेकिन देखना कभी कभी कंडीशन क्या होती है, एक तो आपका किसी जॉइंट पे हो गया, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन और बन सकती है आपकी कहाँ पे, जैसे क्या है ये हिंज लास्ट एंड है और एंड पे हिंज जॉइंट है, ये सी ये बी है, सी से बी जाएंगे, एमसीबी तो जीरो नहीं होगा लेकिन एमबीसी जीरो होगा वहां पे। ठीक है, तो कभी अगर आपका ऐसा हिंज वाला, जब हिंज लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है बीच में नहीं, हिंज लास्ट में लगा हुआ है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, दैट इज एमबीसी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये भी मत भूलना, कहीं पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये इक्विलिब्रियम कंडीशन भी लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है इस चीज में। अब देखिए, इतना तो आप समझ गए कि जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन आपने कैसे लगानी है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये बनती है, क्या होगा अगर आपके अननोन ज्यादा हो गई और इक्विलिब्रियम कंडीशन कम हो गई, फिर तो आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अगर आपके अननोन 3 हो गए और इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी कहीं पे 2 ही बन रही है, फिर फंस जाओगे ना आप लोग, फिर उसके बाद काम नहीं कर पाओगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें और इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। तो एक इक्वेशन वैसी ही होती है हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन। ठीक है, उसका यूज करके उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं जो भी आपका क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, पहले इसको कर लो, उसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन के बारे में पढ़ता हूँ। बहुत बार बतेरो क्वेश्चन उससे ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अभी तक, ईएस में तो खासकर। आया समझ में कैसे अप्रोच करना है इन क्वेश्चंस को, थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना, अभी क्वेश्चन करेंगे तो फिर समझ जाओगे आप। ठीक है, कैसे इन चीजों को करना है अप्रोच। ठीक है, बढ़े आगे कर लिया सबने ना। नेक्स्ट उसके बाद आप लोग नोट डालना और हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन लिखना और लगा देना स्टार मार्क उसके ऊपर, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो देखोगे आप उसमें भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन। देखो मेन चीज क्या है, जो प्रोसीजर मैं करवा रहा हूँ वो प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन एक बार आपकी याद हो गई तो आप कर तो लोगे क्वेश्चन कैसा भी, लेकिन प्रोसीजर मेन है। प्रोसीजर मेन का मतलब है कभी कभी जो मोमेंट में जिससे मैं निकाल रहा हूँ उसका अपोजिट कर देगा वो। ठीक है, तो तब आपको प्रोसीजर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लेकिन मेन चीज ये है कि अगर हमने जिस मोमेंट से, मतलब जिस मेथड से हमने निकाल रखा है, जो मोमेंट्स हमने कंसीडर कर रखे हैं, अगर उन मोमेंट्स के बेस पे क्वेश्चन आ गया तो 2 लाइन का क्वेश्चन है बस, उसमें ज्यादा नहीं करना है उसके बाद आपको। ठीक है, सॉल्यूशन आपको बहुत बड़े बड़े दिखेंगे आपको किताबों में, लेकिन 2 लाइन में बन जाएगा क्वेश्चन आपका। लेकिन अगर उसने मोमेंट ही चेंज कर दिया, अगर मोमेंट चेंज कर दिया तो प्रोसीजर से जाना पड़ेगा, पूरा चीजें करना पड़ेगा जो हम करने वाले हैं अभी। तो प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, आपने कर रखी चीजें ऑलरेडी, उन्हीं चीजों पे थोड़ा सा एडवांसमेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है फॉर योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अभी तक ईएससी में जितना मुझे लग रहा है 10 से ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं इससे। आप प्रीवियस ईयर खोलोगे तो देखोगे वहां पे 10-12 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे वहीं पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन आपका ये पार्ट है। ठीक है, रिक्वायरमेंट आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब आपकी रिक्वायरमेंट अपने स्ट्रक्चर से फुलफिल नहीं हो पाती है। ठीक है, अगर किसी फ्रेम में
सफिशिएंट जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस नहीं है टू सॉल्व आउट द डेल्टा एंड थीटा, तो उस केस में हमें हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन, एक्स्ट्रा इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो हम यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, तो जरा देखिए, इसके लिए मैं एक फ्रेम कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन का मतलब है समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, सिंपल सा। अगर आप लॉजिक नॉर्मली समझो तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये कर रखा है इन्होंने बोथ साइड फिक्स, दिस इज बोथ साइड फिक्स। ठीक है, यहाँ पे आप करिएगा समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन में हमें यही कंडीशन अप्लाई करनी है यहाँ पे। ठीक है, लेट अस कंसीडर ये लोड अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, दैट इज पी L/2 L/2। ठीक है, पी L/2 और इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है। ठीक है, डिस्टेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका L1 L2। ठीक है, दिस इज L1/2 कर देना इसको। ठीक है, ये L1/2 दिस इज L2। ठीक है, अगला काम आपको क्या करना है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाना है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए कॉलम और बीम को सेपरेट आउट करिए। यहाँ पे जब कॉलम को आपने सेपरेट आउट किया, ये एक कॉलम, दिस इज अनदर कॉलम, और ये आपका, सॉरी, एक बीम और ये आपका कॉलम। ठीक है, ये कॉलम हो गया। अब आपने क्या करा यहाँ पे, इसके लिए आपने बनाया यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ पे देखिए कैसे हम इसको डील करने वाले हैं, जरा देखते हैं इसको। यही चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सही है, यहीं से प्रोसीजर बन के आता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, लोड यहाँ पे लग रहा है सेंटर पे, ये लोड आपका सेंटर पे लग रहा है। ठीक है, सेंटर पे ये लोड लग गया, दिस इज पी अमाउंट से लोड आपका सेंटर पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका ये फिक्स एंड है तो ऑब्वियसली बात है, इस फिक्स एंड में कुछ ना कुछ मोमेंट तो आ ही रहा होगा। ठीक है, अभी हमें पता ही नहीं है कि मोमेंट आपका आ कितना रहा है। ठीक है, ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड डी। ठीक है, मोमेंट हमें नहीं पता कि कितना मोमेंट यहाँ पे डेवलप हो रहा है ए पे, हमें एज्यूम करना है खुद ही मोमेंट आपका यहाँ पे एट ए बी, यानी ए पे जो मोमेंट आ रहा है दैट इज एम ए बी, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। डायरेक्शन भी मैं ले रहा हूँ क्लॉकवाइज, सारे मोमेंट जितने मैं कंसीडर करूंगा सबकी डायरेक्शन में क्या लेने वाला हूँ, क्लॉकवाइज कंसीडर करने वाला हूँ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्लॉकवाइज कंसीडर करने वाला हूँ। तो पहला देखना एम ए बी, यहाँ पे मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ इसकी एम ए बी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे भी डायरेक्शन कंसीडर करने वाला हूँ एम बी ए, दैट इज अगेन क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कॉलम दूसरे वाले बात करूं, यहाँ के कॉलम की बात करूं, तो यहाँ पे भी मैं एम सी डी की अगर बात करूं तो यहाँ पे क्लॉकवाइज एम सी डी, और ये डायरेक्शन भी मैं कंसीडर कर रहा हूं अभी क्लॉकवाइज ही, एम डी सी। ठीक है, ये हो गए मोमेंट्स। ऑब्वियसली बात है, फिक्स रिजिड रिजिड मोमेंट तो रहना ही रहना है, तो मोमेंट कुछ भी रहेगा, हमें नहीं पता अभी कितना है, क्योंकि हमें इक्वेशन डेवलप करनी है, तो हमने सारे के सारे क्लॉकवाइज कंसीडर कर लिए। इस बीम का काम नहीं है, अभी हटा दो इसको। ठीक है, नहीं कर रहा हूँ इसका काम, अभी समझ में आ जाएगा क्यों इसका काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद अब ऑब्वियसली बात है, इन मोमेंट और इस लोड की वजह से रिएक्शन आएगी यहाँ पे। ठीक है, पहला तो यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शन आएंगी आपकी, एक तो पी लोड जो आपका डायरेक्ट लग रहा है उसकी वजह से रिएक्शन आएगी यहाँ पे, दैट इज P/2, और एक रिएक्शन आपकी यहाँ पे आएगी, दैट इज P/2। ये हो जाएगा आपका P/2, ये हो जाएगा आपका P/2, P/2। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो आपकी रिएक्शन यहाँ पे डेवलप होगी, दैट रिएक्शन विल बी ड्यू टू द मोमेंट MBA एंड MAB। तो ये आपका क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज कपल लगेगा यहाँ पे आपका, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब डायरेक्शन क्या होने वाली है आपकी, ये वाली, यहाँ से फॉरवर्ड होगी ना डायरेक्शन, ये वाली, और यहाँ से बैकवर्ड। ठीक है, अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका MAB प्लस MBA डिवाइडेड बाई L1, ये हो जाएगा L1। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका MBA, अगेन आपका MAB प्लस MBA डिवाइडेड बाई 2, सॉरी L1। ठीक है, ये बन गई डायरेक्शन इसकी। देन उसके बाद सिमिलरली उस साइड भी आप, इसमें आप क्या कर लीजिए, जो इक्वेशंस हैं आपकी उस साइड भी लिख लीजिए, मतलब रिएक्शंस। अब रिएक्शन यहाँ पे एक ही डेवलप होगी, लोड तो कोई है नहीं, तो ये क्लॉकवाइज कपल कौन सा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है, ये बन गया एंटी क्लॉकवाइज कपल, ये लोड लगा दिया आपने यहाँ पे, दिस इज द फोर्स, और ये आपका यहाँ पे लग गया। ठीक है, यहाँ पे अब अगर इनका मैग्नीट्यूड आप देखोगे तो ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा आपका, दैट विल बी एम सी डी प्लस एम डी सी डिवाइडेड बाई L2। सिमिलर वे एम सी डी L2, ये बन गई। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम है भी? बिल्कुल नहीं ना। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन बनाने के लिए हमें यहाँ पे समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 लगाना है। यहाँ पे हमें लगाना है समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो मैं ये डायरेक्शन ले रहा हूँ पॉजिटिव, और ये वाली डायरेक्शन में कंसीडर कर रहा हूँ नेगेटिव। दिस डायरेक्शन आई एम कंसीडरिंग द नेगेटिव। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान ये रखना है कि जो ये एंड सपोर्ट है और जो ये लोडिंग आपको दे रखी है, इन्हीं को आपको कंसीडर करना है। बाकी जो ये इंटरमीडिएट पॉइंट है, इनमें समेशन ऑफ एफ एक्स का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि बीम बैलेंस कर देगी भाई यहाँ से। ठीक है, तभी मैंने बीम में लिया भी नहीं कुछ भी। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है ये बीम में बैलेंस हो जाएगा, जो ये वाला पार्ट है ये बीम में बैलेंस हो जाएगा। बाकी बचा कौन सा पार्ट, ये पी वाला और ये वाला और ये वाला पार्ट, यहीं पे आपको लगाना है समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना, समझ में आया चीज? तो जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए कैसे कैसे आपका यहाँ पे लगेगा ये पार्ट। देखिए P आपका पॉजिटिव, ठीक है, P इज पॉजिटिव, यहाँ पे P हो जाएगा पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, माइनस पी बाई टू, माइनस पी बाई टू, ये पॉजिटिव है, प्लस एम ए बी प्लस एम बी ए डिवाइडेड बाई टू, प्लस, अरे L1 सॉरी, पता नहीं क्या हो गया 2 से मेरे को, प्लस एम सी डी प्लस एम डी सी डिवाइडेड बाई L2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये जाएगा आपका P बाई टू प्लस एम ए बी प्लस एम बी ए डिवाइडेड बाई L1 प्लस एम सी डी प्लस एम डी सी डिवाइडेड बाई L2, और यही आपका ये हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वल टू 0। ये आपकी हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन है, टोटली कॉन्सेप्चुअल है, कुछ भी रटना तो है नहीं। भूल जाओगे कभी कोई दिक्कत नहीं, नहीं भूलोगे तो आपका आंसर 2 मिनट में आ जाएगा, 1 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, अगर भूल जाओगे तो आपको फिर यूज करना पड़ेगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए गए। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीजें आपको नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ही आनी चाहिए। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हमने कर दिए सॉल्व अब, तो ये इक्वेशन आपकी काफी ईजी ही है। ठीक है ना, तो ये आपकी आ गई हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन, इसको आप बनाइए। दिस इज द हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है, इसका यूज मतलब क्यों हम हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, ये साइड में अपनी लैंग्वेज में लिखना, बिकॉज अननोन्स आर मोर देन द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, जो जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं उनसे ज्यादा अननोन्स हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इन इक्वेशंस का यूज करने वाले हैं। ये चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और आपका एचडीएम भी कंप्लीट।
हो गया? किसी को रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना यहाँ पे? आकाश बन गया? हो गया ना? ठीक है, तो देखिए ये आपका ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्फीयर इक्वेशन। अब इसके बेस पे देखिए क्वेश्चन जो आपके आ रखे हैं एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है? बाकी अब सारे क्वेश्चन सेम ही है तो क्या ही करवाओगे इसको, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं बहुत सही कर रहा हूँ, देखिए अच्छा क्वेश्चन आ रहा है वो, मतलब उसको थोड़ा, उसको अभी करते हैं दूसरे टर्म में, रुकिए पहले दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा फाइंड पी, फाइंड पी यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, ठीक है? क्वेश्चन फाइंड पी। देखिए कैसे क्वेश्चन इन्होंने पूछे गए हैं, बहुत ही इजी, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, ठीक है? पहला देखिएगा, दिस इज ए बी सी एंड डी, ओके? इसका फ्री बॉडी डायग्राम इन्होंने दे रखा था उस टाइम पे, ठीक है? आप प्रीवियस में जाओगे देखना, इसको क्वेश्चन सही मारा है ऐसा ही। फ्री बॉडी डायग्राम में इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है? पूरा बना के कि मोमेंट आपका कितना लगने वाला है, ठीक है? पहला आपका यहाँ पे देखिएगा, ये आपका 2 मीटर है, 2 मीटर है, ठीक है? दिस इज 2 मीटर, दिस इज अगेन 2 मीटर, दिस इज 4 मीटर, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है 0 का मोमेंट, 32 का मोमेंट, 68 0 का, 32 का, ठीक है? इसमें भी आप लगा सकते हो जो इक्वेशन हमने यूज करी है, जो मोमेंट आपने जहां से बना रखा है अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव रख देना वैल्यू, ठीक है? और ये भी 64 का। लोडिंग कंडीशन पे थोड़ा सा डिपेंड करेगा, अगर लोडिंग कंडीशन अगर आपकी होगी तो फर्स्ट की दो इक्वेशन चेंज होंगी, ठीक है? फर्स्ट की दो इक्वेशन मतलब p माइनस पी बाई टू जो आपने किया था वो चेंज हो सकता है, कभी यूडीएल लगा देगा यहाँ से या कुछ करेगा तो वो वाला पार्ट चेंज होगा, बाकी एम ए बी एम बी वाला जो पार्ट है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पार्ट में कुछ भी लगा दे, वो एंटी क्लॉकवाइज रखेगा तो सारे नेगेटिव कर देना, ठीक है? उनकी वैल्यूज को नेगेटिव रख देना, बस आंसर आ जाएगा। तो जरा इसमें निकालना पी की वैल्यू, कुछ है ही नहीं, देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है, कितना आ रहा है? 64 68 कौन सा? सेम अगर हो तो ठीक है ना, पॉजिटिव में वैल्यू, नेगेटिव अगर सेम अगर नहीं है, अगर अपोजिट है तो नेगेटिव में वैल्यू, है ना? ये 64 क्लॉकवाइज लिया है, एंटी क्लॉकवाइज लिया है। इससे आंसर निकालना कितना आ रहा है मुझे बताना जरा एक बार, फिर देखते हैं। क्वेश्चन गलत तो नहीं कर दिया मैंने? एक सेकंड ना, ना ना ठीक है। ठीक है 50 आंसर आ रहा ना, देखिए बहुत ही इजीली बन गया भाई आपका एक ही लाइन में। इसका सॉल्यूशन देखना, उन्होंने पूरा प्रोसीजर से बना रखा होगा, तो एक इक्वेशन लिखा दी मैंने आपको, ये इजी पड़ेगा आपको, आएगा तो क्वेश्चन आने वाले टाइम पे, ठीक है ना? ताकि आप डायरेक्टली निकाल पाओ क्वेश्चन, 2 लाइन में क्वेश्चन निकल जाएगा आपका ये। ठीक है बन गया ना, 50 आ रहा होगा आंसर। तो यहाँ पे देखिएगा, बाई हॉरिजॉन्टल स्फीयर इक्वेशन, बाई हॉरिजॉन्टल स्फीयर इक्वेशन हॉरिजॉन्टल स्फीयर इक्वेशन हमने स्फीयर इक्वेशन इसी वाले फॉर्म के लिए ही ड्रॉ कर रखी है, तो हमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें लिखने में, ठीक है? तो ये थी आपकी p/2 प्लस MAB प्लस MBA डिवाइडेड बाई 2 प्लस MCD प्लस MDC डिवाइडेड बाई 2 कर दिया फिर मैंने, और यहाँ पे L1, इट इज L1 यानी ये हो जाएगा आपका 4 ना, दिस इज 4, दिस इज 4, ठीक है? इक्वल टू 0। वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे, जो जो वैल्यूज आपकी थी यहाँ पे, ठीक है? ये वैल्यूज आपकी, पहला MAB की वैल्यू 0 है, MAB की वैल्यू 0 है, ठीक है?
ये 0। MBA की वैल्यू 32 क्लॉकवाइज पॉजिटिव ही आएगी। MCD की वैल्यू 68 एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। और MDC की वैल्यू 64 एंटी क्लॉकवाइज यानी अगेन नेगेटिव। तो ये जाएगा आपका -64। ठीक है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू आ जाएगा आपका 50 किलोमीटर का। दिस इज 50 किलोमीटर। इजी है। ठीक है, देखिए एक लाइन में क्वेश्चन बन गया आपका, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इससे टाइम भी बच जाएगा आपका, क्योंकि पूरा बनाओगे तो टाइम खोटी होगा वहाँ पे, एग्जाम में खाली 4 मिनट तक करते रह जाओगे ये चीज़ें, लास्ट में गलत हो गया आंसर तो और दिक्कत। यहाँ पे आपका टाइम भी बच जाएगा और थोड़ा सा दिमाग बस इसी का ध्यान रखना, इस वाले पोर्शन का। भाई लोडिंग हर किसी के लिए नहीं कर रखी हमने डिराइव। ठीक है, वो भी करते हैं। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही एक जबरदस्त क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है। ठीक है, ठीक क्वेश्चन पूछा है, मतलब इस क्वेश्चन को मैं पूरा वैसे करके बना दूंगा। ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पे अगर डायरेक्टली अपनी इक्वेशंस लगाएं तो तब भी बन जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें वैसे। AB। ठीक है, ठीक है, जो इक्वेशन हमने रखी है उसी इक्वेशन के बेस पे करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कर लो पहले से। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनते हैं, एक तो ये निकलवाता है, दूसरा क्वेश्चन टाइप का बना रखा है इन्होंने, हॉरिजॉन्टल शेयर इक्वेशन निकाल के बताइए बोल के पूरे 4 ऑप्शन डाल देगा, तो वो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं यार इससे, मतलब स्लोप SDM का मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इनसे, ये हॉरिजॉन्टल शेयर इक्वेशन बनाने वाले से। देखिए लेकिन ईजी पार्ट है, बहुत ईजी पार्ट है, कहीं पे भी नहीं फंसोगे। ठीक है, जो पढ़ा रखे बस उसी में ध्यान रखना, बाकी प्रीवियस ईयर लगा लेना, कुछ नहीं फंसोगे आप कहीं पे। क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following represents the which one of the following represents the equilibrium equations among horizontal forces, among horizontal forces, among horizontal forces। ठीक है, ऑप्शन ए लिखना, MBC प्लस MCB इक्वल टू 40। मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऑप्शन ए आपका है, रुको यहाँ पे लिख देता हूँ इधर पे, MBC प्लस MCB 40। ठीक है, 40 हो गया, ये आपका UDL लगा रखा है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, दूसरा बी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, दैट बी विल बी MBC प्लस MCB इक्वल टू 80। इक्वल टू 80। उसके बाद है आपका MBA प्लस MCD इक्वल टू 20। नहीं बहुत है। ठीक है, ऑप्शन 3 ही काफी है, एक लिख दूं और लिख देता हूँ, MBA प्लस MCB इक्वल टू 40। ये इक्वेशंस हैं, ये कह रहा है इनमें से कौन सी इक्वेशंस आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 मीटर स्पैन आपका 4 मीटर है। ठीक है, तो पहले तो बेसिक जनरल इक्वेशन इसकी बनाते हैं, जिससे कि देखते हैं कि आपका ये आ रहा है नहीं आ रहा। 10 किलोन्यूटन पर मीटर,
ठीक है। अगर मोमेंट नहीं बोल रहा है कुछ करने के लिए तो क्लॉकवाइज, सारे मोमेंट क्लॉकवाइज मान लो, ठीक है। उससे आपका आंसर, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज से कर रखा है और इनका जम्पशन भी वही है कि आपको क्लॉकवाइज मानना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम ही बनेगा इसका यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा अलग हो गया जैसे हमने करा था, यहाँ पे यूडीएल लगा दिया इसने, लेकिन देखो चेंजेस नहीं है, समझ अगर पा रहे होंगे आप तो 10 से कुछ 40 का टोटल लोड है, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा WL/2 यानी 20, 40 - 20, बाकी सारे आपकी जो इक्वेशन है वो सेम ही रहने वाली है, उसमें चेंजेस नहीं है, ठीक है। लेकिन बनवा देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अरे ये आपका है, ठीक है, बीम, दिस इज द बीम। अब यहाँ पे देखिए कॉलम और बीम को मैंने सेपरेट कर दिया। सबसे पहला यहाँ पे यूडीएल लग रहा, यूडीएल आपका 10 kN/m का यूडीएल लग रहा, ठीक है। इसकी वजह से रिएक्शन निकाल लो पहले ही, ठीक है। ये रिएक्शन जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगी आपकी सिमेट्रिकल है, तो 4 मीटर की ये है, ठीक है। तो 10 को 40/2, 20 kN, ठीक है। जब रिएक्शन निकालोगे तो ये आ जाएगी 20, दिस इज अगेन 20, ठीक है। इसके बाद अब देखिए ए बी पे मोमेंट कितना होगा, 0, हिंज सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे मोमेंट आपका 0 रहने वाला है, तो मोमेंट आपका 0, तो मोमेंट आपका कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ MBA। तो MBA वाला क्लॉकवाइज आप ले लो यहाँ पे, ये ले लिया आपने MBA, ठीक है। इन सिमिलर वे दूसरे कॉलम में आप जाओगे, बीम को छोड़ दो, तो MCD आपका ले लो यहाँ पे, दिस इज MCD क्लॉकवाइज। और अगर मैं बात करूँ MDC की, तो MDC तो आपका ऑलरेडी 0 है, ठीक है। इन सिमिलर वे यहाँ पे भी आपका MAB भी 0 है, ठीक है। ये हो गए मोमेंट, ठीक है। मोमेंट आपने रख दिए। अब इन मोमेंट की वजह से रिएक्शन निकालनी है आपको। जब मोमेंट की वजह से रिएक्शन निकालोगे तो क्लॉकवाइज बैलेंस बाय एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हाउ मच, MBA/2, MBA/L, जो कि आपका 4 है, ये भी हो जाएगा आपका MBA/4, ठीक है। इन सिमिलर वे यहाँ पे जब आप रिएक्शन देखोगे तो रिएक्शन यहाँ पे आएगी क्लॉक क्लॉक एंड बैलेंस बाय द एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज ये आ गई। जब यहाँ पे देखोगे आप तो ये हो जाएगा आपका MCD/4, दिस इज अगेन MCD/4, यही है ना डिस्टेंसेस, लेंथ तो यही दी है, MCD/4 एंड MCD/4, ये निकल गया। अब आप यहाँ पे लगा दीजिए हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन, ठीक है। समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 10 × 4, 40, 40 kN पॉजिटिव, माइनस 20 प्लस MBA/4 प्लस MCD/4 इक्वल टू 0, MBA/4 प्लस MCD/4 इक्वल टू 0। तो जब आप यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो कितना क्या इक्वेशन लिख के आ गई आपकी, ये MBA प्लस MCD इज इक्वल टू 80, 80, ये हो जाएगा आपका 80, ठीक है। मैच करो यहाँ पे ऑप्शन, MBA प्लस MCD इक्वल टू 80, कोई यही नहीं ऑप्शन, तो गलत हो गया, फिर चेंज कर दो ऑप्शन, एग्जाम में ऐसे क्या कहोगे, चेंज कर दो ऑप्शन हमारा नहीं आ रहा, गलत है देखो ये ऑप्शन चेंज नहीं करना है, आप जरा ध्यान से देखोगे अगर, तो इन्होंने क्या कर रखा है पता है, हाँ ये BC और CB इसके टर्म पे इक्वेशंस दे रखी हैं, और जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो आपने पढ़ी रखी ना, एट जॉइंट B MBA इक्वल टू MBC, ठीक है। तो आप बोल सकते हो एट जॉइंट B MBA इक्वल टू माइनस MBC, ठीक है। तो यहाँ पे आप जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाओगे, एट जॉइंट B, एट जॉइंट B, एट जॉइंट B MBA प्लस MBC इक्वल टू 0, तो MBA इक्वल टू जाएगा आपका माइनस ऑफ MBC, ये है ना।
अगला आपका एड जॉइंट सी, अगर आप देखोगे जॉइंट सी, तो यहाँ पे जाएगा आपका एम सी बी इक्वल टू माइनस एम सी डी ना, एम सी बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम सी डी। रिप्लेस कर दीजिए वैल्यूज को यहाँ पे। जैसे ही वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे फिर चेक करना कि क्या आंसर सही है। अगर अब भी गलत होगा तो फिर तो ऑप्शन फिर ही गलत होगा, ठीक है। तो एम बी ए इक्वल टू आप रख दो यहाँ पे माइनस एम बी सी, और एम सी डी इक्वल टू आप रख दो यहाँ पे माइनस एम सी डी, ठीक है। अब जरा देखना आंसर, और ये माइनस में 80 आ रहा होगा ना, 40 ये माइनस 80 आ रहा होगा, ये तो दिस इज माइनस, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया आपका एम बी सी प्लस एम सी डी, एम बी सी प्लस एम सी बी, हाँ ऑप्शन एम बी सी प्लस एम बी ए को एम बी सी लिख दिया, और सी डी को आप लिख सकते हो माइनस एम सी बी, ठीक है। ये सी डी को माइनस एम सी बी कर देना, ठीक है। यहाँ पे हो गया, हाँ जो भी है एम सी डी को करना माइनस एम सी बी, तो ये आ गया आपका एम बी सी प्लस एम सी बी इज इक्वल टू 80। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं था, ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप नहीं बनाते तब भी आपका क्वेश्चन बन जाता। बस आपको क्या करना था, 10 × 4 40 माइनस 20, और ये एम बी और एम सी डी वाला तो आपको पता ही है, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन यहाँ पे? देखिए बहुत ही इजी पार्ट है, बेसिक कर रखा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है इनमें। सब वही तो चीज़ें हैं, थोड़ा सा एडवांसमेंट हो गया, रिएक्शन निकालना वही चीज़ है, ठीक है। बस उसका रूल समझना है कि बस हो गया कि भाई हमें लेफ्ट लेफ्ट जो आपके साइड्स हैं वो इनके लेना है, मतलब जो सपोर्ट्स हैं और जो लोड है, इतना ही था। बाकी ये काम कोई नया थोड़ा ना कर रहे हो आप लोग, है ना। ये काम तो आप ऑलरेडी करते हुए आ रहे हो जिस दिन से यूनिट स्टार्ट हुई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो भी आएंगे अप्रोच कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें और डाल रखा था इन्होंने, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है, कराने लायक का ही नहीं है। तो इसको भी आप कर लेना, क्वेश्चन को बहुत ईजी आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर खोलना उसमें और आप बना के ले जाना सारे क्वेश्चन। एक स्लोप डिप्लेशन मेथड का क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको उसके भी थोड़े बहुत इक्वेशन से बनानी, कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। हो गया सबका? नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन लिखिए। फॉर द फ्रेम shown in the figure, for the frame shown in the figure, for the frame shown in the figure, find slope at b।
ये बीम है, ठीक है, फ्रेम है ए बी, इसमें आपको निकालना है स्लोप एट बी। पहला काम तो वही करोगे कि डी के निकालोगे यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये बीम, ये फ्रेम करवाने का रीजन क्या है, जब आप डी के निकालोगे ना तो ये ए वाला जो ओवरहैंग है यहाँ पे मत निकाल देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एसडीएम यूज ही नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डी के यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे डी के होगा, लेकिन एसडीएम के लिए डी के यहाँ पे कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में हमारी सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट्स ही कंसीडर करते हैं, या हम लोग रिजिड जॉइंट कंसीडर करते हैं, जॉइंट कंसीडर करते हैं। तो इसी वजह से ये आपका जो ओवरहैंग है यहाँ पे जब आप डीके निकालोगे तो यहाँ पे डीके काउंट मत करना, ठीक है। तो डीके काउंट कहाँ पे करोगे, बी, डी और सी पे, ठीक है। तो जब डीके यहाँ पे निकाला आपने तो डीके इक्वल टू कितना लेके आया आपका, ये डीके इक्वल टू इनएक्सटेंसिबल केस में निकालना है तो ऑब्वियसली बात है थीटा ही थीटा रहेगा, और तो कुछ होगा नहीं। एक दो मेंबर घट गए तो खत्म हो गया वो, ठीक है। तो डीके इक्वल टू 1 दैट इज थीटा बी, यानी एक इक्विलिब्रियम, एक जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वो आपके पास है कौन सी, एट जॉइंट बी, बी ए इक्वल टू बी ए प्लस बी डी प्लस बी सी इक्वल टू 0, ठीक है। वो इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है। तो हॉरिजॉन्टल शियर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं, तो सीधे ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। डी के इक्वल टू 1 लिख दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे लिख दो आप डोंट काउंट डी के ऑन द ओवरहैंग बिकॉज ओवरहैंग नॉट कंसिडर्ड इन SDM। स्लो डिप्लेशन मेथड में हम लोग ओवरहैंग का यूज करते ही नहीं है, ठीक है। स्लो डिफ्लेक्शन नॉट कंसीडर मत लिखना, स्लो डिफ्लेक्शन क्या लिखना है, बिकॉज ओवरहैंग नॉट कंसीडर्ड इन SDM। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना नो इक्वेशन फॉर ओवरहैंग, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। नो इक्वेशन फॉर ओवरहैंग, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ओवरहैंग में आपका SDM यूज ही नहीं होगा, मतलब इक्वेशन जो आपकी है ओवरहैंग वो यूज नहीं हो रही है, ठीक है ना। उसकी वजह से जॉइंट इक्विलिब्रियम तो कंसीडर कर ही रहे हो ना वैसे भी, ठीक है। तो जो जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन आप यहाँ पे यूज करने वाले हो, डीके 1 अननोन 1 यानी 1 जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन रिक्वायर्ड, और वो जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी है MBA प्लस MBC प्लस MCD दैट इज इक्वल टू 0। ये जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको लगानी है यहाँ पे, और आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे यही है कि MBA MBC निकालो, तो MBA MBC MCD निकालो। तो पहले तो आप निकालोगे इसमें आप MFBC की वैल्यू, ठीक है। MF जो आपकी CBBC यानी फिक्स्ड एंड मोमेंट है वो निकालना पड़ेगा आपको। तो पहला आप निकालो यहाँ पे MFBC, तो ये हो जाएगा आपका WL²/12, माइनस में होगा आपका, तो ये जाएगा आपका माइनस ऑफ W, हाँ ठीक है, L² आपका बाई 12 माइनस ऑफ 16 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। उसके बाद आप निकालिए MFCB जो कि इसका अपोजिट होगा, दैट इज प्लस 16 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। MFBC MFCD निकाल दिया, BD में कुछ है नहीं यहाँ पे। अब आपका है आपका AB, ठीक है। थर्ड आपका है MFBA, सॉरी क्योंकि AB की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, BA निकालना है, ठीक है। BA MFBA इज MFBA ही यहाँ पे MBA है, क्योंकि यहाँ पे स्लो डिफ्लेक्शन इक्वेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो फिक्स्ड एंड मोमेंट आप MFBA लिख रहे हो वही आपका MBA है, ठीक है। इस केस में मोमेंट ही यही है, इसके अलावा कोई मोमेंट नहीं है इसमें। तो कितना आ जाएगा ये, हाउ मच, 16 पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव 16, पॉजिटिव कैसे, क्या क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, फ्री बॉडी से देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है हमें। यहाँ पे दो चीजें निकलेंगी, एक तो MAB निकलेगा, एक MBA निकलेगा, मोमेंट AB और BA, ठीक है। जब AB निकालोगे ना, जब AB निकालोगे तब तो आप यहाँ खड़े हो जाओ, क्योंकि B के साइड से निकाल रहे हो तो आप यहाँ खड़े हो जाओ। तो इस केस में आपका ये 8 किलोमीटर किस में आ रहा है आपका, लेफ्ट ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, क्योंकि आपका यहाँ से जब जाओगे
तो ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दूसरा आएगा आपका MBA। जब MBA आप निकालोगे तब यहाँ पे खड़े हो जाओ, MBA निकालोगे तो यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है, लोड की साइड। अब क्या आ रहा है देखिए जरा यहाँ पे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या कंसीडर करोगे आप? पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि जब आप MBA निकालोगे, जब MAB निकालोगे तो आप सही कह रहे हो, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा नेगेटिव AB में। तो ऑब्वियसली बात है, इतना समझने वाली बात है ना कि MAB में जब आपका क्लॉक नेगेटिव है ये, तो MBA में पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। वो चीज आप यहाँ से भी समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है। अदरवाइज वही चीज आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वही लगा दो कि जैसे आप यहाँ निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है कि सारे के सारे लोड जो अपवर्ड से नीचे की ओर आ रहे हैं लेफ्ट से, जब लेफ्ट से यहाँ बढ़ोगे तो जितने भी अपवर्ड लोड आते हैं क्या होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज ना। तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो गया, लेकिन हमें MAB थोड़ा निकालना है, हमें तो MBA निकालना है। तो MBA केस में क्या हो जाएगा? वो क्लॉकवाइज, ठीक है। या बोल सकते हो कि MBA के केस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस केस में आपका MFBA MBA इक्वल टू 8 इंटू 2 16 पॉजिटिव, 8 इंटू 2 दैट इज 16 किलो न्यूटन मीटर आपका पॉजिटिव में वैल्यू आने वाली है। यही इंपॉर्टेंट है, यहीं पे गलतियां आपकी बहुत हो सकती थी, ठीक है। ये लिख दी। अब अगला काम क्या आपको यहाँ पे? अगला काम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस लिखना है, ठीक है। दूसरा आपका काम है यहाँ पे 1 2 3, ये आपने कर दिया 1 A कर दो इसको, ठीक है, मैं A कर देता हूँ इसको, ठीक है, ये A। अब B जो पार्ट आपको करना है दैट इज स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन आपका BC आपका देखिए जो जो आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन में है उनके लिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिख लीजिए, बस वही रिक्वायरमेंट है आपकी यहाँ पे। तो MBA के लिए लिख लो, MBA के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, कर दिया आपने 16 किलोमीटर मीटर पॉजिटिव। MBC और MCD के लिए लिखो, बस हो गया आपका, इक्वल टू 0 करो, इससे स्लोप निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। तो जब यहाँ पे लिख दिया, कौन सा, हाँ कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? MFBA BC और BD ना, ये BD, MFBA BC एंड CD कर दिया मैंने, ये BD, दिस इज BD, ओके, ये BD, BA BC एंड BD, ये तीनों इक्वल टू 0 होंगे एक जॉइंट पे, ठीक है। तो MBC और BD का लिखिए जरा इक्वेशन, ठीक है। पहले आप लिखिए MBC का। MBC का जब लिखोगे आप यहाँ पे, तो मैंने वही बोलता आपको कि याद करने का तरीका वही है, पहला वाला जो आएगा वो 4 कर दो उसको, ठीक है। तो ये जाएगा आपका MFBC, ठीक है। जैसे आपको याद कर, आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। MFBC प्लस, मेरे को ऐसा इजी लगता है मैं ऐसे लिखता हूँ, 4EI अपॉन L थीटा B का 4 टाइम्स, और दूसरा हो जाएगा 2EI अपॉन L थीटा C, ठीक है। यही इक्वेशन है यहाँ पे लिखने वाली, ठीक है। B का 4 C का 2, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे तो MFBC की वैल्यू कितनी है? MFBC आपकी -16 ना, -16 इसकी वैल्यू है, -16 प्लस 4EI अपॉन L4 ना, L4 है, इंटू थीटा B प्लस 2EI अपॉन L4 अगेन आपका थीटा C, ठीक है। कुछ जीरो हो रहा है यहाँ पे, थीटा C जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है? अगर BC लिखोगे तो थीटा C आपका फिक्स सपोर्ट है ना, तो फिक्स सपोर्ट में थीटा C इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 0, दिस इज 0 थीटा C। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? दैट इज -16 प्लस EI थीटा B, ठीक है, -16 प्लस EI थीटा B, एक आपका बन गया ये MBC निकल के आ गई आपकी, ठीक है। अगला आपको क्या निकालना है यहाँ पे? MBD ना, दैट इज MBD आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे निकालना है अब आपको MBD। जब MBD आप निकालेंगे तो अगेन इक्वेशन लिखिए पहले इसकी। इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना है आपको? ये करना है MFBD प्लस 4 टाइम्स ऑफ EI अपॉन L इंटू थीटा B प्लस 2EI अपॉन L इंटू थीटा D ना, इंटू थीटा D, ये निकल गया आपका, ठीक है। अगेन आपका D फिक्स एंड है, तो D पे आपका थीटा D 0 हो गया, तो ये तो आपका 0 हो गया, ठीक है। थीटा D आपका स्लोप एट फिक्स एंड इज 0, और आपका यहाँ पे MFBD की वैल्यू कितनी है? 0 ना। MFBD भी कुछ निकाला थोड़ा है, कुछ लोड थोड़ा है वहाँ पे, 0 हो गया ये। तो आपका क्या आ गया? ये 4EI अपॉन L इंटू थीटा B, L आपका 4 ही होगा, इंटू थीटा B
तो ये आ गया आपका ई आई ऑफ थीटा बी। ठीक है, अब अगला स्टेप आपको लगाना है जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, नाउ सी स्टेप में आपको जाना है फ्रॉम जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आपको पता ही है कि एम बी ए, हाँ एम बी ए प्लस एम बी सी प्लस एम बी डी इक्वल टू 0 था। एम बी इक्वल टू 16 प्लस एम बी सी इक्वल टू है आपका यहाँ पे -16 प्लस ई आई थीटा बी, और एम बी डी इक्वल टू ई आई थीटा बी इज इक्वल टू 0। तो 16 कैंसिल, थीटा बी इक्वल टू 0। नीचे करो। हो गया ना? तो एक कंक्लूजन निकला, देखिए इसमें हुआ क्या। कभी भी जब भी आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस इसमें, अगर आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट्स का समेशन 0 आएगा तो हमेशा वहां पे स्लोप 0 आता है। ठीक है, इसका कंक्लूजन अभी लिखेंगे इसमें। कैसे ही बीम आए, अगर आपने फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाला और फिक्स्ड एंड मोमेंट का समेशन 0 है, तो यानी वहां पे स्लोप भी जो पूछेगा जहां पे आपको, वो स्लोप 0 होगा। ठीक है, ये चीज आपका कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपका ये निकल गया इससे। ठीक है, तो इससे आप एक कंसेप्ट भी सीख गए, साथ में इस इक्वेशंस को लगाना भी सीख गए कि कैसे आप एक इक्वेशन लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे बीडी मेंबर में फोर्स कितना जा रहा है पूछ लेगा एग्जाम में, तो अगेन 0 ही जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो देखो बी ए आपका है ना 16 क्लॉकवाइज है, बीसी कितना है, बीसी मोमेंट आपका निकला था कुछ, बीसी निकल जाएगा ना क्योंकि थीटा भी 0 हो गया है। -16 है तो यानी एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल, बीडी में अगेन आपका 0। ठीक है, तो वो चीजें भी कंसेप्ट आप समझ ही रखो, तो कराने की जरूरत तो नहीं है ना इसको, कर लोगे आप इजिली उसको, कल ही कर रखा है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो यही चीज है। ठीक है, इसमें कंक्लूजन है कि इसका राइट डाउन करना है आपको थोड़ी देर में। और दूसरा आपका अगला पॉइंट क्या है, अब देखिए ये चीज आपका फ्रेम में भी लाई करेगी। ठीक है ना, अगर फ्रेम में भी अगर आपका सम ऑफ द फिक्स्ड एंड मोमेंट अगर आपके 0 है, तो उस केस में आपका स्लोप 0 रहेगा उस पॉइंट पे। ठीक है, साथ में एक चीज और है, कल हमने पढ़ा था, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसके अबाउट है, स्लोप के अबाउट है, तो उस केस में थीटा आपका 0 होता है। तो वो चीज भी नहीं भूलनी है। अगर बड़ी बीम बना के दे दे और आपसे बोले स्लोप निकालिए उसमें, तो 0 होगा अबाउट दी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर आपका सपोर्ट से सिमेट्री गुजर रही तो। ठीक है, वो चीज हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, इसको कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद एक नोट लिखवा देता हूँ। आज दूसरी क्लास नहीं है कोई भी? कोई क्लास नहीं आज? ओके। हो गया ना?
कंक्लूजन इसके नीचे लिखिए, एक कंक्लूजन लिखिएगा इसके नीचे। इफ सम ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट, if sum of fixed end moment, if sum of fixed end moment is zero about any joint, is zero about any joint, then slope at that joint is zero, then slope at that joint is zero. if क्या बोला मैंने आपसे, if sum of fixed end moment is zero about any joint, then slope about that joint is zero. ठीक है, तो अगर आ गया कभी फिक्स्ड एंड मोमेंट जीरो आ गया तो आपको उस जॉइंट में स्लोप निकालने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। दूसरा पॉइंट वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाला भी लिख लो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाला भी लिख लो। एट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री स्लोप मस्ट बी जीरो, स्लोप मस्ट बी जीरो, otherwise deflection profile will not be symmetrical, otherwise deflection profile will not be symmetrical। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि कहीं पे सिमेट्रिकल अगर स्ट्रक्चर है तो उस केस में पूछ दिया स्लोप तो वो भी आपको जीरो लेके चलना है। ठीक है ना, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड्स जो होती है आपकी कंप्लीट हो गई है पूरी की पूरी यूनिट्स। ठीक है, तो पूरा डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। अब कल हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेट मेथड्स, और अगर टाइम अगर बच गया आगे तो ILD कल ही स्टार्ट थोड़ा सा कर भी देंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, सेम ही टाइम रहेगा कल भी, इसी टाइम पे कल मिलेंगे। बाकी चलो करते हैं आज ऑफ। ठीक है, ओके।